बाजार में शानदार तेज़ी है। इस पर बातचीत करने के लिए क्या ये तेज़ी टिकाऊ है या नहीं, हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़े हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है, ये तेज़ी टिकेगी या फिर और पहली बात तो क्या कारण रहा आपके हिसाब से जो इस तरीके की तेज़ी आई, और क्या ये टिकेगी? एक दो तीन कारण रहे। एक हमारी चर्चा हुई थी, बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड था क्योंकि एफआई सेल ऑफ रिलेंटलेस था। हमने देखा कि मार्च में पिछले एक हफ्ते में सेलिंग प्रेशर भी कम हुआ और कल जो था बाइंग फिगर था। शॉर्ट कवरिंग भी देखी आपने, टेक्निकल वाले ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेन जो अनुज, एक जो मेन कारण था शुरू के करेक्शन का, जो यूएस पैसा मूव हुआ था, यूएस में 700-800 बिलियन डॉलर यूएस ओनली फंड्स को, पैसिव को, एक्टिव को मिला नवंबर से लेके जैन एंड तक। कुछ उसमें थोड़ा सा रिवर्सल अब देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, ऐसा मार्केट को लग रहा है। बिग टेक जो है वहाँ का 8-10 जो कंपनीज है वहाँ पे कहते हैं कि लगभग लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर मूव आउट करेगा, क्योंकि आज अब 30-40 का मल्टीपल यूएस इकोनॉमी में बिग टेक को शायद ना दें, कंसिडरिंग कि यूएस में स्लो डाउन है। उसका इम्पैक्ट हमें थोड़ा बहुत निफ्टी आईटी पे भी देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स रिसीड हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये जो रिलीफ आया है मार्केट में, वो क्वालिटी स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा आया है। अगर आप देखिए बाजार में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जा रहा है ऊपर। कुछ जगह स्टॉक्स अभी भी 40-50% डाउन है, लेकिन जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा था, वहां पे वापसी देखने को मिली है। चाहे वो, अगर आप देखें, डिफेंस में सोलार इंडस्ट्रीज था, वो वापस 10,000 के ऊपर के लेवल पे है। जब उसको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे थे तो बाजार उस चीज को इतना वो नहीं दे रहा था। सिमिलरली ऑटो एक्सिलरी में उनो मिंडा का नतीजा अच्छा था, शेयर वापस आज 4 डिजिट में आ गया है 800 रुपए जाने के बाद। पॉलीकैब में हमने देखा अनाउंसमेंट के सिर्फ स्टॉक गिर गया था कि वो 2 साल बाद बिरला अपना केवल, तो वहां पे हमें थोड़ी सी 47-4600 के लेवल से अगर आप देखेंगे तो 15-20% की रिकवरी देखने को मिली है। तो मेरा ही मानना है कि आप क्वालिटी स्पेस में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अर्निंग ग्रोथ वापस आना चाहिए। अगर अर्निंग ग्रोथ वापस आ गया और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कम होती है, तब ये रैली सस्टेनेबल होगी। लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ वापस नहीं आया और बॉन्ड यील्ड ऊंची रही, तो मुझे लगता नहीं है कि बाजार में बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा। अच्छा गुरमीत, बिल्कुल बात आपने सही कही। आई मीन अल्टीमेटली सारा खेल अर्निंग्स का ही है, बट आप प्रीएम्प्ट क्या कर रहे हैं? आई मीन कंसिडरिंग द आई थिंक ट्रेंड जो पिछले 2 क्वार्टर्स में रहा, अर्निंग्स का रिवाइवल, अर्निंग्स का बढ़ना, इस बात की पॉसिबिलिटी आपको कहाँ लग रही है, जहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रीएम्प्ट किया है, अपने क्लाइंट्स के लिए अपनी पोजीशंस को ऐड किया है? वीर जी, आप देखिए, इंडिया में एक बहुत खूबसूरत बात क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी से। ये बाकी इकोनॉमीज में नहीं है। आप देखिए, हम इंडेक्स का रिटर्न हमेशा बोलते हैं 12-13% है, 20 साल का, 30 साल का, और वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी 11-12% है। और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, अगर आप 25-30 साल का भी मैप करेंगे, तो वो भी 12-13% है। और इसलिए इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट का स्टार माना जाता है। चाइना में, बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि पीएसयू जहाँ पे शेयर ज्यादा होते हैं, कहीं पे हाई डिस्प्रोपोर्शनेट ओनरशिप होती है कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेट्स की, वो देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में कुछ एक पॉकेट्स में ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं। आप पावर डिमांड देखिए, फरवरी में 238 गीगावाट थी, लगभग 131 बिलियन यूनिट्स के ऊपर हमने कंज्यूम किया, जबकि फरवरी 28 दिन का महीना है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों अच्छा रफ्तार पकड़ रहा है। बैंक में वापस से क्रेडिट ग्रोथ कुछ पॉकेट्स में अच्छी देखने को मिली है, स्पेशली मॉर्गेजेस में, एसएमईज में। कुछ एक मेरी बैंक्स में सीनियर लोगों से चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया में भी थोड़ी सी यील्ड सॉफ्टन हुई है। 10 ईयर जी से 6.70 6.75 की रेंज में आया है। उसका इम्पैक्ट आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में देखने को मिलेगा एनबीएफसीज के। हमने देखा एनबीएफसीज में अच्छी रिकवरी आई है मार्केट में। और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जो स्पेशली ट्रैवल, टूरिज्म, होटल है, वहां पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जहाँ पे अर्निंग्स अच्छा है वहां पे एंकर रहना चाहिए। और इन पॉकेट्स में मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स जो है पॉजिटिव रहेगा, अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ब्रॉडली भी मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस है अर्ली डबल डिजिट अर्निंग का, बट देखते हैं कैसा 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 जाता है अर्निंग सीजन में। ओके, चलिए, तो ये इस समय क्लियरली अर्निंग्स पर बात हुई। एक कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं गुरमीत जी, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव्स आए हैं। उनमें सबसे ऊपर हैं ये मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर सीडीएसएल, एंजल वन, कैम्स, इन सब में कमबैक हुआ है। यहाँ क्या भी होगा अब आपका? और मुझे लगता है ये वाला क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि आप देखिए एफएनओ वॉल्यूम्स में काफी ड्रास्टिक रिडक्शन है।
हमने देखा ज़ीरोधा के जो प्रमोटर हैं उन्होंने भी वार्न किया कि शायद इतने सालों में पहली बार उनको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में 20-25% कम दिख रहा है। और करेक्शन के बावजूद वैल्यूएशंस रिच हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक 15-20 के मल्टीपल पे आ गया। अभी भी अगर आप सीडीएसएल या कैम्स देखेंगे तो 40-50 के मल्टीपल पे मिलेगा आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई इश्यू और स्टॉक में करेक्शन भी आया है। सीडीएसएल तो लगभग 1900-2000 से 11-1200 के लेवल पे आया है। कैम्स 5500 से 3400-3500 रुपए आया है। बीएसई भी लगभग 6000 से फॉल हुआ है। बट मुझे लगता है वैल्यूएशंस अभी भी रिच है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है क्योंकि अगर क्वार्टर शॉर्ट रहा तो हो सकता है थोड़ा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले। मीडियम टर्म स्टोरी जो है सॉलिड है। ब्रोकिंग में मैं थोड़ा-सा अभी कॉशियस रहूँगा क्योंकि वहाँ पे आपको मार ज़्यादा दिखती है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट प्लेस है क्योंकि वो ड्यूओपोली है, इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, चॉइसेस कम है, तो हो सकता है वहाँ पे जो है प्राइस वाइज़ जो एक्शन है वो कम हो इस करंट लेवल से। तो अभी भी मैं एंकर रहूँगा सीडीएसएल कैम्प्स में जो हमारे पोर्टफोलियो में है और अगर और अनलिस्टेड शेयर में अनुज एनएससी भी अब 1500 साढ़े 1500 1600 वाली वाली डील्स में आने लग गया है, जो पहले नहीं मिल रहा था। और एनएससी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 25-30 के मल्टीपल पे अगर आप उसका ईपीएस लेते हैं करंट ईपीएस तो मेरे हिसाब से मैं न्यूट्रल हूँ, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हूँ, नियर टर्म में कुछ और ऐड नहीं करूँगा। ओके, ये रही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे। अच्छा गुरमीत, ऑटो सिंक हुआ, आई मीन टाटा मोटर्स तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, मारुति का मोमेंटम कोलैप्स हुआ। आप मारुति को देखिए, इस कैलेंडर वर्ष 2025 में 3 प्राइस हाइक ले चुका है डिफरेंट मॉडल्स पे। अब मेटल प्राइसेस का फर्म होना, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग ना होना, अभी आप मेटल्स को ये ऑटो पे क्या भी रखते हैं? जैसे कि आपने कहा कि आप अर्निंग्स के रिवाइवल का इंतज़ार करेंगे, तो ऑटो पे अभी आप अभी बैकफुट पे ही है, कोई खास एडिशन नहीं किया? मुझे लगता है ऑटो में लीडरशिप क्लियरली एविडेंट दिख रही है। अगर आप देखें तो अगर आप टू व्हीलर में देखें तो टीवीएस में हमें वो लीडरशिप दिख रही है। बैलेंस शीट में अब हार्डली कोई डेट रह गया है। उन्होंने फरवरी, जनवरी दोनों में मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। ईवी में बहुत अच्छा कर रहा है, आईक्यू बहुत अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा कर रहा है। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में, तो वो अच्छा ग्रुप है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। तो टू व्हीलर में क्लियर लीडरशिप दिख रही है। सिमिलरली आप अगर ऑटो एंसिलरीज में और ओईएम्स में देखेंगे जो मेजर तो आपको दिखेगा कि अच्छे प्लेयर्स हैं जो उनो मिंडा जैसे वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अर्निंग मोमेंटम सस्टेन्ड है, डिपेंडेंसी यूरोप पे ग्लोबल सप्लाई चेन पे कम है। तो जिसका भी यूरोप पे डिपेंडेंस ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबली ऑटो में तो स्लो डाउन है, वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला है, चाहे वो सोना बीएलडब्ल्यू हो, चाहे वो मदर सुजुकी हो, चाहे जो वाला ग्रुप हो। सिमिलरली फोर व्हीलर्स में एम&एम क्लियर लीडरशिप दिखा रहा है, कम गिरा है और मंथ ऑन मंथ नंबर्स अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है जहाँ पे मार्केट लीडरशिप दिखा रहा है, जैसे बैंक्स में आईसीआईसीआई में दिखा रहा था इतने सालों से, अभी ऑटो में भी क्लियर लीडरशिप दिखा रहा है और वहीं पे आपको एंकर होना चाहिए। पूरा ऑटो पैक जस्ट बिकॉज़ कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ने वाला है, ब्लाइंड कॉल नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। ऑटो पैक का चलिए यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इसके अलावा एक आध और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मूव्स आए, एक बार आप लेकर आइए ना मुथूट फाइनेंस को। मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं इनमें बहुत शानदार मूव्स रहे हैं। गुरमीत जी, यहाँ पर आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे? चोलामंडलम में भी ठीक ठाक मूव्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, श्रीराम फाइनेंस भी चला है। प्राइस एक्शन हमेशा प्रीएम्प्ट कर लेता है। बजाज फाइनेंस से जब बाजार गिर रहा था तभी 8500 पे आ गया था और 2-3 साल चला ही नहीं, हम हमेशा ये चर्चा करते हैं। तो आप देखिए 6 टाइम प्राइस टू बुक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इंक्रीमेंटली ऐड करना चाहिए। हाँ, कल को अगर और रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलती है, मैं राजीव जैन जी का रोल देखना चाहूँगा जब उनका सुपर एन्युएशन होता है। आई थिंक वो मेरे हिसाब से एक बड़ा ट्रिगर है। इस स्पेस में लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वो एचडीएफसी में भी देखा मिस्टर पुरी के जाने के बाद, हमने आईसीआईसीआई में देखा संदीप बख्शी जी के आने के बाद और अब तो हम मुझे लगता है बैंक्स ज़्यादा बेटर प्ले है नियर टर्म में। फेडरल बैंक आपको बुक वैल्यू पे मिल रहा है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी भी 2 सवा 2 के ही बुक वैल्यू पे है, एसबीआई बुक वैल्यू पे है और क्रेडिट ग्रोथ मुझे लगता है 1 क्वार्टर में आपको निम पे थोड़ा-सा प्रेशर दिखेगा, पर ब्रॉडली आरबीआई का स्टांस चेंज हो गया है। जो टाइटनिंग करी थी आरबीआई ने, खाली मैं लिक्विडिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, जो रेगुलेटरी टाइटनिंग थी, वो भी चेंज हुई है। तो आपको बैंक्स में मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज़ ज़्यादा कम्फर्ट है। हाँ, अच्छी एनबीएफसीज़ अच्छा करेंगे, मुथूट को क्लियरली गोल्ड के प्राइसेज़ का भी फ़ायदा हुआ है। तो मेरा फ़ोकस अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ और बैंक्स पे ज़्यादा रहेगा। अच्छा गुरमीत, कंसिडरिंग आई थिंक समर पावर डिमांड और
टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर, दो स्पेस फिर लाइमलाइट में है. लुक एट वोल्टास, लुक एट हेवल्स, ब्लू स्टार पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. और एक पावर स्टॉक्स इटसेल्फ, आई मीन सीजी, ये आपका एनटीपीसी को देखिए आप, टाटा पावर को देखिए आप, सीएससी को देखिए. यहाँ पे कुछ ऐड किया आप लोगों ने, और क्या व्यू आपका इस वक्त? उल्टा हमने ऐड किया है वीरू जी। हमें लगता है कि वो अपना आरएसी में शेयर मेंटेन करेगा। वॉल्यूम भी काफ़ी है। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे जब से समर्स का अपडेट आना शुरू हुआ है, लगभग 20-25 लाख शेयर्स का वॉल्यूम आपको रोज़ देखने को मिल रहा है। आज गवर्नमेंट ने एक और एग्जेम्पशन दिया बीआईएस स्टैंडर्ड्स का एसी कंपोनेंट्स में, क्योंकि उनको लग रहा है कि शॉर्टेज होगा। बट वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नहीं है, जैसे मैंने बोला, चाहे वो ब्लू स्टार हो, चाहे वोल्टास हो। वोल्ट आप रीज़नेबल, आप वोल्टास 40 टाइम्स है तो आपको रीज़नेबल लगेगा, बट रीज़नेबल मतलब वैल्यूएशंस है, तो आप टैक्टिकली ये प्ले खेल सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। बट बिगर प्ले डिस्क्रिशनरी में, मैं जैसे मैंने बोला, ट्रैवल, टूरिज्म, ये बहुत स्ट्रक्चरल प्ले है। इसके अलावा पावर में हमने ट्रांसमिशन स्पेस में ऐड किया है, पावर ग्रिड ऐड किया है पोर्टफोलियो में। वैल्यूएशन लगभग 350, 360 से ₹250 आ गया था। वहाँ वैल्यूएशन बहुत बहुत रीज़नेबल है। एनटीपीसी को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और हमने कुछ ट्रांसफार्मर स्टॉक्स जैसे हिंद रेक्टिफायर और बाकी जगह पे भी स्टडी करा है, और कुछ को ऐड करेंगे। तो मैं एनर्जी स्पेस में, एक तो वैल्यूएशन अच्छा है और मुझे अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, अगले 1-2 साल सॉलिड अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है। और मिस्टर नीलकनी ने कल बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है कि पावर कुड बी द न्यू यूपीआई, और कैसे हम पावर प्रोड्यूस करेंगे, ट्रेड करेंगे, ये अगला मोमेंट हो सकता है एनर्जी में। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ पूरे एनर्जी वैल्यू चेन में। हम्म, क्या 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 कहा था आपने? क्या पावर कैन बी द न्यू? एनर्जी एंड पावर विल बी द न्यू यूपीआई, अनुज। मिस्टर अच्छा। नरेंद्र नितिन ने ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल हम्म लिखा है कि कैसे, जब ये हम सोलर पैनल्स लग रहे हैं घरों में, न्यू एनर्जी जो है ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे उसको ग्रिड में डालेंगे, पूरे वैल्यू चेन में हम्म कहाँ-कहाँ है। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। और वो बात कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस, कंज्यूम और ट्रेड करेंगे। तो ये अगर हम्म। यूपीआई की तरह हो सके, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन हो सकता है एनर्जी में। तो बहुत 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 ही सुंदर आर्टिकल है। मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा पोस्ट डिस्कशन। चलिए, आप यूपीआई की बात ही कर रहे हैं तो एक दो स्टॉक्स पे व्यू ले लेता हूँ आपका। पेटीएम या मोबीक्विक आपके रेडार पर है क्या? मोबीक्विक तो आज 12% ऊपर है, गिरा काफ़ी था ऑब्वियसली, अपने इशू प्राइस के भी नीचे आया था, लिस्टिंग प्राइस के तो काफ़ी नीचे आ गया था। यहाँ पर क्या अब फ्रेश व्यू बनता है? मेरा बड़ा क्लियर व्यू है, जब तक मैं इस मार्केट में जब तक अर्निंग्स नहीं देखूंगा मैं उस स्पेस से दूर रहूंगा। मेरा कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। आई थिंक दोनों अच्छे बिजनेस है। पेटीएम इन पर्टिकुलर बहुत बहुत टाइम में ये मोड क्रिएट होता है। बट अगर आप कैश बर्निंग स्टेज पे हैं और इस समय ग्लोबल कैपिटल की स्केर्सिटी हो गई अनुज, ये सिचुएशन बहुत अलग है जो 2-3 साल पहले भी अबंडेंट था। अब कैपिटल को लेके झगड़ा है, कहाँ जाएगा, राइट? और इकोनॉमिक ऑर्डर रीसेट हो रहा है। इस टाइम पे आपको जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ रहना चाहिए। हम न्यू एज कंपनीज में ज़ोमैटो, पीपी फिनटेक में हैं। हम नाइका को वैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि एक एक वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और बीपीसी जो कैटेगरी है, हमें वहाँ पे डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है, और वहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, वो एक कन्वर्ज कर रहा है, दोनों अच्छा कर रहा है। तो इन 3 जगह पे हमारा निगाह है। नाइका हालाँकि हमारे पास नहीं है, पीपी फिनटेक और ज़ोमैटो है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा भी हम जहाँ पे भी कैश बर्न है, हम कुछ 1 आध 2 क्वार्टर उसको अवॉइड करेंगे पोर्टफोलियो में। गुरमीत जी के इस पूरे डिस्कशन को अगर आप एक हेडलाइन या एक सुर्खी देना चाहें ना, हेडलाइन देना चाहें, अच्छा, पीएमएस मैनेजर हंटिंग फॉर प्रॉफिट्स, है ना? बिल्कुल भी, बिल्कुल यही होना चाहिए। आई मीन पूरा खेल ही अर्निंग्स का है, और यही खेल आपको समझाएंगे गुरमीत जी इस बार के मार्केट गुरुकुल में। जी हाँ, एक पूरा का पूरा अगर आप देखें अंश, तीसरा अगर आप देखें अंश, इनफैक्ट सेकेंड सेशन जो होगा वो गुरमीत जी, जनाब अर्निंग्स इस पर फोकस कीजिए। जब तक कंपनी कमाएगी नहीं, आपको क्या देगी, बाजार कैसे चलेगा, सब कुछ इसी अर्निंग्स का खेल है। तो अर्निंग्स को समझने का और प्रीएम्प्ट करने का और उसके आधार पे स्टॉक पिकिंग का जो मूल मंत्र है वो गुरमीत आपको समझाएंगे। और याद रखिएगा 22-23 मार्च को आपकी, हमारी, अनुज की, आशीष की, मेरी, गुरमीत की, सबकी मुलाकात होगी गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल में। अनुज, तो अर्निंग्स का ये खेल समझाएंगे गुरमीत, है? बिल्कुल वीरू, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मार्केट्स चलती हैं अर्निंग्स पर। नियर टर्म में सेंटिमेंट, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स। आप 2004 से 5 से, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2004-5 क्योंकि
वो मार्केट मुझे याद है, 2003 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो वो मार्केट मुझे याद है। आप वहाँ से लेके आज तक का निफ्टी का चार्ट उठा लीजिए और निफ्टी का ईपीएस उठा लीजिए, आपको 20 साल में सेम ग्रोथ दिखाई देगी। बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें वो वैल्यूएशन Phases गैप आएंगे, होगा या होगा, वो लीनियर लाइन नहीं दिखेगी आपको। लीनियर लाइन आपको एफडी में दिखेगी, इक्विटी में नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप एक लंबा नज़रिया रखते हैं, इवेंचुअली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू अर्निंग्स। और इसके लिए कहते हैं ना कि ये नैरेटिव बेस्ड स्टोरीज 1 साल 2 साल चलती हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगी तो वही हाल होगा जो स्विगी का हुआ था। आज चल रहा है स्विगी, वो अलग बात है, लेकिन मतलब हाल वही होगा फिर अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी होंगे तो ये खैर क्लियरली एक व्यू। चलिए गुरमीत, बात करेंगे आपसे इस मार्केट गुरुकुल में, और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वीरू। बिल्कुल, और बिल्कुल। जुड़ना है आपको गुरुकुल में और अर्निंग्स के इस खेल को। गुरमीत कुछ कह रहे थे, गुरमीत कुछ कह रहे थे। मैंने बोला लुक फॉरवर्ड, बहुत बहुत एंगेजिंग डिस्कशन होने वाला है। काफी काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं खुद हाँ, सुनना चाहूंगा, चाहे वो नीलेश हो, आशीष हो, मैं खुद को सुनना चाहूंगा। तो आई थिंक ये खुद के लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो। जी हाँ, जो पढ़ाएंगे वो कुछ ना कुछ, अगर आप देखें, इस बात की गुंजाइश भी रखते हैं कि हम भी इससे सीख कर जाएंगे। गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल 23-22 मार्च को याद रखिएगा, आपसे साथ जुड़ेंगे हम ये। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, अभी भी आपके पास विकल्प है इस 2 दिन के वेबिनार से जुड़ने का। स्कैन कीजिए, फी स्ट्रक्चर, डेट्स, शेड्यूल, स्पीकर्स, कंटेंट, सब कुछ आपके सामने होगा। जुड़िए मार्केट गुरुकुल के साथ। निफ्टी